वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए.के. कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण इशू है, करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों से रिलेटेड है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत है। यहाँ पे आज चर्चा जिस विषय पर करने जा रहे हैं, भारत में जो नेशनल पेंशन सिस्टम और EPS 95 और यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये चार ऐसे पेंशन स्कीम है जिसमें से 3 जगह पर यानी EPS 95 जो EPFO के द्वारा संचालित होता है, NPS जो PFRDA और UPS, ये तीनों जो पेंशन होल्डर आने वाले समय में इस व्यवस्था के साथ संतुष्ट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है और उस परिवर्तन को कैसे किया जाए, लेकिन इस वीडियो में EPFO से संबंधित EPS 95 से रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं EPFO EPS 95 पेंशन के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो EPS 95 है उसको नेशनल पेंशन सिस्टम के जैसा बनाने का डिमांड किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि किस प्रकार से ये जो 60 महीने का जो आपका पेंशन निर्धारण होता है उसमें 60 महीने का जो औसत निकाला जाता है, ये कितना नुकसानदेह है EPFO कर्मचारियों के लिए जब वो 58 ईयर में रिटायर होकर आते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो मिलने वाला राशि है सेवानिवृत्ति और जिस तरीके का जो पेंशन का एक छोटा सा अमाउंट दिया जाता है, इससे क्या इस इन्फ्लेशन में, क्या इस मुद्रास्फीति में क्या कर्मचारी संगठन संतुष्ट हो पाएंगे, क्या कर्मचारी इससे संतुष्ट है। पहले भी इस टॉपिक पे हमने फोकस किया है और इस पे इसलिए फोकस किया जा रहा है कि कुछ न कुछ इस पे अपडेट केंद्रीय सरकार के द्वारा आते रह रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे मुख्य रूप से जो एक बात जिस पर चर्चा किया जा रहा है कि EPFO 3.0 आ रहा है। 1.0 1952 से लॉन्च हुआ और 2024 में EPFO 3.0 आ गया। बहुत सारे चीज़ अपग्रेड किए गए, लेकिन जो नहीं अपग्रेड किया गया वह कर्मचारियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह अपग्रेड नहीं किया गया। EPFO में ATM कार्ड और बहुत सारे ऐसे EPFO सिस्टम से जुड़ा हुआ जो जानकारी है, PPO नंबर है, UN नंबर है, ये सभी चीज़ों पर अच्छे तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया। लेकिन एक चीज़ पर, मिनिमम पेंशन और जो उसका कैलकुलेशन है या जो उसका ब्याज की जो राशि है, उस पर बेहतर तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर कर्मचारी यूनियन जो है वह असंतुष्ट हैं, असहज हैं, क्योंकि जिस महंगाई के दौर से वे लोग गुजर रहे हैं, इतने कम पेंशन में उन लोगों का जीवन यापन करना जो है एकदम बिल्कुल दूभर हो चुका है। देखिए यहाँ पे इस विषय को हमने इसलिए फोकस किया है कि जो अभी आप जो केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और इन्होंने इनका जो स्टेटमेंट है वो एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट है। इन्होंने 2014 से पहले जो भारत की जो स्थिति था उसको अवलोकन किया है 2014 से लेकर 2024 के बीच में। और इन्होंने एक सिरे से जो UPA जो यानी जो कांग्रेस गठबंधन की जो पूर्व में 2014 से पहले की जो सरकार थी, उन पर इन्होंने आरोप लगाया कि जब 2014 के बाद जब NDA की सरकार आई है तब हम काफ़ी विकास किए हैं। और ख़ास करके इन्होंने ये हवाला जो दिया है वह RBI के KLEMS जो पूंजी श्रम ऊर्जा और सामग्री सेवा के रिपोर्ट को हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि हमने 36% यानी जो पहले की जो सरकार थी उससे 36% हमने ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब जो भी रहा है, ये कर्मचारियों को कितना लाभान्वित किया, 36% का जो सरकार दिखा रही है, आईना जो दिखा रही है, 36% कर्मचारियों के हक में कितना फ़ायदा मिला, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे जो जिस EPS के लिए जो NPS के समान संरचना अपनाने का प्रस्ताव पे बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि NPS हो या EPS हो, इसमें एक ब्याज जो मिलता है, ये ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा कैलकुलेशन किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन किया जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण फंड होता है जो आपके सेवानिवृत्ति फंड के नाम से जाना जाता है। देखिए NPS और EPS में जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये 1 जनवरी 2004 के बाद जो केंद्र सरकार के कर्मचारी एम्प्लॉय बने या राज्य सरकार ने भी इसको लागू किया था अर्ध सशस्त्र बल को छोड़कर। तो NPS का जो सिस्टम है ये आपके NPS का जो सिस्टम है वह EPS के जैसा नहीं है। और अगर EPS को अगर NPS के जैसा बना दिया जाए तो कुछ बेनिफिट कर्मचारियों को, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को डायरेक्ट मिलने लगेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे कि सबसे पहले जो कॉर्पस होगा, फंड होगा, वह बहुत बड़ा फंड हो सकता है। क्यों बहुत बड़ा फंड हो सकता है? देखिए
एनपीएस में क्या होता है कि 10% जो है वह इम्प्लाई का कटता है और 14% यहाँ पे सरकार उसमें ऐड करती है। 24% का मंथली राशि डिपॉजिट होता है और ये 24% का जो राशि डिपॉजिट होता है तो प्रत्येक महीने की डिपॉजिट राशि पर ब्याज तय किया जाता है। यानी अगर बात करें तो एक अगर 20 साल 25 साल या 30 साल की सर्विस के बाद ये 24% की राशि एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है। ईपीएस 95 में क्या हो रहा है, ईपीएस 95 में क्या हो रहा है कि एक अच्छा खासा अमाउंट लगभग आपके कटौती का 8.33% पर कोई ब्याज मिल ही नहीं रहा है। देखिए इसमें इसी बात को समझेंगे, क्यों ना 8.33 पर सरकार ब्याज दे रही है, देना चाहिए, क्योंकि वो चाहे कर्मचारी का पैसा हो या नियोक्ता का पैसा हो, वो तो आखिर फंड में जा रहा है उस पर भी ब्याज मिलने से ये कॉर्पस बड़ा हो सकता है। अगर ईपीएस 95 को एनपीएस के जैसा भी अगर कर दिया जाए तो कुछ राहत मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ बातों का अवलोकन कीजिए। कर्मचारी पेंशन योजना जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मूल वेतन में 12% मासिक अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में किया जाता है। ठीक है, 12% के इसके दो पक्ष हैं, एक जो है वह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी करते हैं और दूसरा जो है जहाँ पे वो काम करते हैं नियोक्ता जो होते हैं वो 12% का यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। अब देखिए कि जो नियोक्ता 12% का जो अंशदान कर रहे हैं उसमें 8.33% जो आप देख रहे हैं ये आपके पेंशन अंशदान में जाता है और शेष 3.67 ये ईपीएफ में आवंटित कर दिया जाता है। देखिए ईपीएफ कोष में जो ईपीएफ का पैसा जो जमा हुआ, ईपीएफ का जो पैसा जमा हुआ, ये एक निश्चित ब्याज दर इसमें मिलता है लगभग 8.25 प्रति वर्ष, मतलब यानी 8.25% कह सकते हैं कि 8.25% उसमें ब्याज मिलता है। लेकिन और चक्रवृद्धि ब्याज से लाभान्वित होते हैं, लेकिन कर्मचारियों के मूल वेतन का 8.33% जो नियोक्ता योगदान करते हैं, यानी यहाँ पे अभी हमने जिस पे चर्चा किया कि 12% कर्मचारी दिया उस पे ब्याज तो मिल गया, ठीक है। 12% में जो 8.33% जो है इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। अब इस ब्याज को न मिलने के कारण होता क्या है कि ये राशि तो हर महीने में जुड़ जाती है लेकिन उसका ब्याज नहीं जुड़ पाता है। तो आगे देखिए इसमें और क्या मांग एसोसिएशन के द्वारा चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कहता है क्या कि कर्मचारी के मूल वेतन में संशोधन होने पर योगदान बदल सकता है। इसके अतिरिक्त ईपीएफओ के तहत पेंशन की वर्तमान सीमा 15,000 रुपया प्रति माह किया गया है। अब यहाँ देखिए कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल वेतन और जो महंगाई भत्ता है वो तो परिवर्तन होते रहेगा, तो परिवर्तन पे अंशदान का भी प्रतिशत बढ़ते जाएगा। तो अंशदान पर 8.33 का प्रतिशत भले ही बढ़ते जा रहा है लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिल रहा है। अब यहाँ क्या होता है कि देखिए ईपीएफओ में जो कर्मचारियों का जो सर्विस होता है वह 58 वर्ष का होता है और यहाँ पे ईपीएफओ पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्षों का उसे सर्विस कंपलसरी होता है, 10 वर्षों की सेवा ज़रूरी होती है। देखिए अगर एनपीएस को, अगर ईपीएस 95 को अगर जिस तरीके का प्रपोजल पे बात चल रहा है अगर इसको एनपीएस के जैसा बदल दिया जाए, खास करके जो एक मीडिया रिपोर्ट आई है उस मीडिया रिपोर्ट में बंगलुरु पेंशन एसोसिएशन समूह ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुरूप इसे पेंशन गणना करने और पेंशन कोष के प्रति 8% ब्याज दर तय करने की मांग को दोहराई है। एनपीएस में अगर बात करें कि पेंशन को अगर छोड़ दे तो एनपीएस में कॉर्पस बड़ा है, बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाता है। जिस तरीके से अगर आप ईपीएस में जितना समय आप काम करते हैं अगर वही सिस्टम को अगर एनपीएस में अगर कर दिया जाए तो वाकई बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है और उस कॉर्पस की जरूरत है ईपीएफओ ईपीएस 95 वाले कर्मचारियों का। देखिए होता क्या है, जो एनपीएस देख रहे हैं और ईपीएस 95 देख रहे हैं ये दोनों क्या है, एक अंशदायी योजना है। दोनों क्या है, अंशदायी योजना है, यानी एक वित्त पोषित योजना है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा गैर वित्त पोषित योजना नहीं है, वित्त पोषित योजना है। अब यहाँ पे जो पेंशन की जो गणना की जाती है एनपीएस में वह पूरे कॉर्पस निधि पर किया जाता है, लेकिन यहाँ जो ईपीएस में जो किया जाता है यह निश्चित पेंशन योग वेतन के आधार पर किया जाता है। निश्चित पेंशन योग वेतन जैसे अभी हमने जो चर्चा किया कि जो इसका लिमिट बना दिया गया 15,000 रुपये, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। एनपीएस के लेवल आप जिसमें रहें आपका जो कटेगा मूल वेतन और डीए का 10% आपके वेतन से प्रति महीने कट जाएंगे, 14% ऐड होते जाएगा। जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो बेसिक और महंगाई भत्ता वैसे वैसे आपका पेंशन का भी शेयर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस तरीके की व्यवस्था ईपीएस 95 में नहीं आ रही है। देखिए नए ईपीएस अगर ईपीएस गणना का प्रस्ताव अगर पेंशन कोष पर क्या प्रभाव करेगा,
अगर एनपीएस के जैसा अगर ये काम करेगा तो एक बहुत बड़ा सेवानिवृत्ति अमाउंट जो है उस पर निश्चित ब्याज दर मिलने से एक बहुत बड़ा सेवानिवृत्ति अमाउंट बन सकता है। देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन को समझना है। जैसे अगर आप 23 साल अगर काम अगर आपने ईपीएफओ ईपीएस में किया है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए, 23 साल की उम्र में काम करना यानी आपने 35 वर्ष टोटल ईपीएस 95 में काम किया है। अगर देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, आपकी जो 8.33% जो है वह मासिक कैलकुलेशन किया जा रहा है 15,000 रुपये पे, यानी लगभग आपको प्रति महीने 1250 रुपया। अब इस 1250 रुपये को अगर आप 35 से अगर इंटू करेंगे तो आपका अमाउंट बनेगा 5,25,000 रुपया। 5,25,000 और जो आपका फंड में जो पैसा है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलकर बना लगभग 23,61,469 रुपया। अगर यहाँ पे टोटल अमाउंट को आप जोड़ देते हैं तो 28,86,469 रुपया आपका टोटल फंड ईपीएस 95 में बन रहा है। अगर ये एनपीएस में होता तो एनपीएस में लिमिट नहीं होने के कारण क्या होता कि यहाँ पे पैसे की डिपॉजिट जो है वह एक बड़े स्केल पे होता। अब देखिए हो क्या रहा है कि चलिए यहाँ तक भी कुछ बातों को समझा जा सकता है कि एनपीएस को ईपीएस जैसा नहीं बनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक और नया मसला आता क्या है कि जब पेंशन की गणना की जाती है तब वहाँ पे पेंशन लेवल सैलरी और पेंशन लेवल सर्विस और डिवाइडेड 70। अब इसको जरा इस फंडा को जरा समझ लीजिएगा क्योंकि यही फंडा आपकी जो अमाउंट होती है पेंशन अमाउंट होती है उसको कम कर देता है। देखिए यहाँ पे जो मंथली पेंशन ईपीएस 95 में कैसे आता है, कहता है कि पेंशन इक्वल पेंशन लेवल सैलरी और पेंशन लेवल सर्विस। पेंशन वाली सैलरी किसको कहते हैं, आपकी बेसिक प्लस डीए का जो कैलकुलेशन होता है ये आपका पेंशन लेवल सर्विस हुआ। ठीक है, बेसिक प्लस डीए मानकर अगर आप चलिए कि अगर आपका 30,000 रुपया है और आपने 30 सालों तक अगर काम किया है तो ये और डिवाइडेड आपका 70 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका 30,000 और 30,000 इंटू 30 इंटू 70, अगर ये कैलकुलेशन अगर एक साल का अगर एवरेज करके अगर रहता 12 महीने का रहता तब आपकी पेंशन कुछ बेहतर हो सकता था ईपीएस 95 में। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि लास्ट 60 मंथ का, एक 12 महीने का नहीं 60 महीने का यानी 5 साल का। अब कैलकुलेट कीजिए कि अगर मानकर चलिए कि 18,000 औसत अगर आप कर रहे हैं 18,000, 20,000, 22,000, एक इसको हम लोग केवल एक समझ रहे हैं 25,000 और 30,000। जब ऐसे इसको जब 5 में जब जैसे ही आपकी औसत का आंकड़ा बढ़ेगा, डिजिट साल बढ़ गए तो आपकी औसत जो है वो कमेंगे तो जो यहाँ पे जो अमाउंट आपको मिलता 12,000 13,000 रुपया, अब सीधे यहाँ पे आपका अमाउंट गिर कर आ जाएगा 5 से 6,000 रुपया लगभग। तो ये एक जो जिस फैक्ट पे हमने चर्चा किया है ये कैलकुलेशन का फैक्ट है, इसको आप कर सकते हैं 5 इसका डिवाइडेड ये आपका कितना हो जाएगा 18, 20, 22, 25, 30 को अगर एवरेज अगर आप करते हैं तो लगभग जो भी 24,000 या 25,000 बने तो 25,000 इंटू आपने 30 साल का सर्विस किया डिवाइडेड 70, यही आपका कैलकुलेशन होगा। और ये कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा पेंशन को डाउनफॉल में कर देता है, जो ईपीएस 95 हितधारकों के लिए ये बेहतर नहीं है। इसलिए केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री साहब इस पर ध्यान दें और इस ईपीएस 95 में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसके तहत कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कुछ बेहतर बेनिफिट मिल सके। कंटिन्यू ये जो बातें अपडेट किए जा रहे हैं ईपीएफओ से जो रिलेटेड न्यूज़ आते हैं उस पर कंटिन्यू फोकस किया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में कुछ इसमें बदलाव हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए व्यूअर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।